बैक डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था और उसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर था कि किस तरह उसने एक्सपेरिमेंट किया और प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है वगैरह उसकी डिस्कवरीज की, इसी तरह न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इन सबको डिस्कस किया था। आज का लेक्चर जो हमारा है वो है डिफेक्ट्स या ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो ड्रॉबैक्स है, जो कमी थी, जो खामियां थी, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी कमियां थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो ड्रॉबैक है या लिमिटेशन था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, तो वो हमारे पास है, वो है इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो हमें एटम के स्टेबिलिटी के बारे में कंसेप्ट नहीं देता कि एटम कितना स्टेबल होता है या कितना अनस्टेबल होता है। इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आप देखें हमारे पास जो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी, उसने एक थ्योरी पेश की थी मैक्सवेल ने। तो उस थ्योरी के मुताबिक जो चीज़ हमारे पास, कोई भी चार्ज बॉडीज या कोई चीज़ हमारे पास वो सर्कुलर मोशन करती है, तो वो कंटिन्यूसली वो एनर्जी इमिट करेगी। यहाँ अगर आप देखें हमारे पास रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास मोशन करते हैं। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारे पास ये न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली यहाँ जो हमारे पास है इसके गिर्द ये मूवमेंट करता है, सर्कुलर मूवमेंट करता है। तो मैक्स प्लैंक जो है, मैक्सवेल की जो थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, तो वो हमें ये कहती है कि जब कोई चीज़ इस तरह मोशन करता है, एक चार्ज बॉडी इस तरह मोशन करता है किसी दूसरे चार्ज बॉडी के इर्द गिर्द, तो वो क्या करता है, वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है। तो यहाँ अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखें, ये हमारे पास एक सर्कुलर मोशन करता है, तो ये भी एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करेगा। और जैसा ही ये एनर्जी इमिट करेगा तो ये क्या होगा, इसकी स्पीड में कमी आएगी और स्पीड में जब कमी आएगी तो ये हमारे पास इसका जो रोटेशन है वो हमारे पास उसमें कमी आएगी और ये इस तरह इसकी रोटेशन जो है वो कम होती जाएगी और एट लास्ट हमारे पास ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। जो मैक्सवेल थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो उसके बेस पर इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ इस तरह होना चाहिए, लेकिन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इस तरह कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस में गिर जाए। तो ये इसका पहला लिमिटेशन था कि मैक्सवेल थ्योरी जो थी वो इसके बरक्स थी, वो इससे डिफरेंट थी। तो अब दूसरे लिमिटेशन की तरफ जाते हैं, वो भी इसी पॉइंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। If energy is continuously releasing, then the spectrum obtained should be continuous spectrum. However, or although atomic spectrum is line spectrum. Maxwell theory of electromagnetic radiation के मुताबिक जब कोई पार्टिकल हमारे पास कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है तो जो स्पेक्ट्रम उससे ऑब्टेन होगा। स्पेक्ट्रम हम किन चीज़ को कहते हैं, स्पेक्ट्रम हम किस चीज़ को कहते हैं, स्पेक्ट्रम हमारे पास बैंड्स ऑफ कलर्स को हम कहते हैं, कलर्स के मजमूए को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब अगर हम देखें हमारे पास एक लाइन स्पेक्ट्रम है और एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। तो लाइन स्पेक्ट्रम होता है जिसमें हम कलर्स के दरमियान कोई ख़ास बाउंड्री होती है और हम कलर्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है जिसमें हम कलर्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये हमारे पास ये येलो कलर है और ये रेड कलर है, तो उसको हम कोई ख़ास डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ये कलर्स है, अगर आप देखें यह हमारे पास ही ब्लू हो गया, ब्लू कलर, और इसके नीचे हम यहाँ इस ग्रीन को लगाते थे, ग्रीन, और इसके नीचे हम ब्लैक को लगाते हैं। तो अगर आप लोग देखें इसमें हमारे पास इन कलर्स के दरमियान हमारे पास कोई ख़ास बाउंड्री नहीं है जो इस कलर को इससे डिफरेंशिएट करता है, मतलब ये कि ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। अगर हम इस एग्जांपल को इस तरह करेंगे, यहाँ हमने ब्लैक कलर ले लिया और इस जगह को हमने खाली छोड़ा, और यहाँ हमने यहाँ दूसरा हमने ब्लू ले लिया। तो अगर आप देखें यहाँ हमारे पास ब्लैक और ब्लू के दरमियान एक ख़ास बाउंड्री है, एक ख़ास लाइन है जो कि इन दोनों कलर्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है, एक दूसरे से अलग करता है। तो ये हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया, ये हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम हो गया। और ये वाले जो है इसमें हम कलर्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। अब मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बेस पर
जब कोई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इस तरह मोशन करता है, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो जब अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह कंटिन्यूसली मोशन करता है तो ये कंटिन्यूसली एनर्जी भी इमिट करेगा, कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा। तो जब ये कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा तो ये हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देगा। कौन सा स्पेक्ट्रम देगा? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देगा। यही होना चाहिए कि हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दे। लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो कौन सा होता है? वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ये एक दूसरा लिमिटेशन था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, कि मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक अगर कोई चार्ज बॉडी इस तरह कंटिन्यूसली मोशन करती है तो वो एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज करेगी और हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देगी। लेकिन एटॉमिक जो है एटॉमिक लेवल पर हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें नहीं मिलती और हमें जो है लाइन स्पेक्ट्रम मिलती है। तो ये एक दूसरा लिमिटेशन था, ड्रॉबैक था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। ये हमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बताता। एटम के केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसके बारे में हमें कोई कंसेप्ट नहीं देता कि किस तरह जो है केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि किस तरह एटम रिएक्शन करता है, किसी रिएक्शन में हिस्सा लेता है, तो रिएक्शन एटम किस तरह करता है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने हमें इसके बारे में कोई कंसेप्ट नहीं दिया कि एटम जो है वो रिएक्शन किस तरह करता है, इलेक्ट्रॉन के जरिए करता है, प्रोटॉन्स के जरिए करता है या न्यूट्रॉन्स के जरिए करता है। तो ऐसा कोई कंसेप्ट उसने हमें नहीं दिया। तो ये भी एक कमी थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कि उसने हमें एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें कुछ भी कंसेप्ट नहीं दिया कि किस तरह एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। अब चौथे पॉइंट की तरफ जाते हैं। वो हमारे पास है, इट डज नॉट शो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये हमें एटम में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को हमें शो नहीं करता कि हमारे पास एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह प्रेजेंट हो गए। अगर इसको हम एटम का न्यूक्लियस कंसीडर करें और ये उसके हमारे पास शेल्स है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमें ये नहीं शो करता कि इलेक्ट्रॉन की हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हो गए, यहाँ प्रेजेंट हो गए या यहाँ प्रेजेंट हो गए। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या उसकी अरेंजमेंट के बारे में हमें कोई कंसेप्ट नहीं देता। इस सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, या इसकी पोजीशन हमें नहीं शो करता कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम में वो किस जगह पर वो प्रेजेंट होंगे। उसकी अरेंजमेंट के बारे में हमें कोई कंसेप्ट नहीं देता। तो ये एक चौथी कमी थी हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। अब फिफ्थ नंबर जो कमी है उसकी तरफ हम जाते हैं। जो ड्रॉबैक है वो हमारे पास है, इट डज नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में हमें कोई कंसेप्ट नहीं देता। लेट सपोज अगर हम ऐसा कंसीडर करें कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमारे पास ज्यादा और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमारे पास कम है, तो इसकी अरेंजमेंट किस तरह होगी? ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन किस जगह पर होगा और जो कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसका हमारे पास उसका पोजीशन कहाँ होगा। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमें इसके बारे में कोई कंसेप्ट नहीं देता कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कितनी एनर्जी होगी। एनर्जी जितनी भी इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलेटेड है उसके बारे में हमें कोई कंसेप्ट नहीं देता रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और उसके हमारे पास उसके जो ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन थे तो वो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए। अगर आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को नहीं देखा, इसी तरह उसके जो लिमिटेशंस थे, ड्रॉबैक्स थे, अगर उस लेक्चर को आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और उसका जो एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर था कि किस तरह उसने गोल्ड पाइल का इस्तेमाल किया, अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियस थी उसको उसने डिस्कवर किया, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो एटम का स्ट्रक्चर था, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो बाद में डिस्कस हुए नील बोहर एटॉमिक मॉडल में। तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा नील बोहर एटॉमिक मॉडल पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।